नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। स्वागत है आपका कार्यक्रम देवांशी में। दर्शकों, कहा भी जाता है अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित कर रहे हैं तो आप एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। जी हाँ, और इन्हीं कथनों को सार्थक करती आज एक ऐसी शिक्षित हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि न केवल शिक्षित हैं बल्कि अपने जैसी कई सारी कन्याओं को भी, छात्राओं को भी शिक्षित कर रही हैं। स्वागत करते हैं स्टूडियो में डॉक्टर रुचि रमेश का, जो कि आर.के. इंग्लिश शिमला में बतौर प्रधानाचार्य या प्राचार्य के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। स्वागत है मैम आपका स्टूडियो में। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसके साथ साथ कई शोध कार्यों के साथ भी जुड़ी हैं जिनका विषय महिलाओं से संबंधित रहता है, और इसके साथ साथ ये लगभग 6 पुस्तकों का सफल प्रकाशन भी कर चुके हैं। और हाल ही में इनकी एक पुस्तक विमेन इन 21st सेंचुरी भी प्रकाशित हुई है जो कि आधारित है महिलाओं पर। तो सीधे आज बातचीत करते हैं आपसे मैम। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं महिलाएं जो हैं हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और कार्यक्रम देवांशी में भी हम इन्हीं विषयों को उजागर करते हैं और ऐसे ही सफल महिलाओं से परिचय करवाते हैं। तो आप आर.के. इंग्लिश शिमला में प्राचार्य के तौर पर आसीन हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कार्यक्रम में आज किस तरह से कौशल विकास शिक्षा के माध्यम से जो छात्राएं हैं या महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कौशल विकास शिक्षा क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। सबसे पहले तो धन्यवाद। कौशल विकास शिक्षा का अभिप्राय जो है ऐसी शिक्षा जो किसी भी व्यक्ति को कोई कौशल दे सके, किसी को दक्ष कर सके, किसी को योग्यता दे सके ताकि वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सके। तो किसी तरह का रोज़गार हो सकता है, किसी तरह की उद्यमिता हो सकती है ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके, उससे पैसा कमा सके। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा वो कि इसकी आवश्यकता क्या है। कॉमनली जब हम ट्रेडिशनली परंपरागत शिक्षा जब प्राप्त करते थे तो एक बहुत लंबे समय तक हम शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं है कि उससे शिक्षा के साथ रोज़गार जुड़ा होता था। लेकिन आज के समय जब हम देख रहे हैं कि सारी सिचुएशन इतनी चेंज हो चुकी है, अब भारत की जनसंख्या जो है, भारत पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है, चाइना को भी सुपरसीड कर गया है पॉपुलेशन में। तो आज ज़रूरत ये है कि जिन व्यक्तियों को, जिन विद्यार्थियों को हम अध्ययन देते हैं उनको रोज़गार के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि आज जो वाइट कॉलर जॉब जिसको हम कहते हैं, वाइट कॉलर जॉब जो है आज के टाइम में नहीं है। तो आज ज़रूरत ये है कि शिक्षित होने के बाद उनको रोज़गार प्राप्त हो और वो आत्मनिर्भर बने। तो उसके लिए ही जैसे हम कहते हैं कि पुराने समय में शिक्षा को अगर रोज़गार के साथ नहीं जोड़ा था तो हम लोग बहुत सारे ऐसे शिक्षित जनता को प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वो उनके पास रोज़गार नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि एकेडमिया और इंडस्ट्री दोनों में डिमांड थी। एकेडमिया जो बच्चे पढ़ते थे उनको डिमांड थी कि उनको नौकरी मिले, रोज़गार मिले, या उनको उद्यमिता में या एंटरप्रेन्योरियल स्किल उनके पास हो, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। और उसी तरह से जो दूसरी तरफ थे, उद्योग थे या इंडस्ट्रीज़ जो है, उनको एक स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत थी, लेकिन उनको स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। तो आवश्यकता ये पड़ी कि इंडस्ट्री की जो नीड है वो हम शिक्षा के माध्यम से पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके साथ साथ अगर दोनों एकेडमिया और इंडस्ट्री में अगर लिंक होगा तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक कौशल शिक्षा के ही आधार पे हम उनको दोनों चीज़ों में लिंक कर सकते हैं। और जो शिक्षित विद्यार्थी है उनको कौशल अगर दिया जाए तो इंडस्ट्री का भी काम होगा और शिक्षित जनता जो है वो अनएम्प्लॉयड या बेरोज़गार नहीं रहेगी, उनको भी शिक्षा मिलेगी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि कौशल विकास शिक्षा है क्या, जिससे उन्हें रोज़गार मिल सके, उद्यमिता मिल सके, जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके, वो उसको हम रोज़गार कौशल विकास शिक्षा कहेंगे। जी, आपने बहुत अच्छे से इसकी परिभाषा बांधी कि किस तरह से कौशल विकास शिक्षा का उद्देश्य रहता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम आज के वैश्विक दौर को देखें, इस दौर में अगर आत्मनिर्भरता की दृष्टि से देखा जाए तो डिग्री को अगर हम देखते हैं तो इतनी इम्पॉर्टेंस इसकी नहीं देखने को मिलती, लेकिन अगर हम कौशल या दक्षता की बात करें, कहीं ना कहीं इसकी ज़्यादा आजकल इम्पॉर्टेंस है, महत्ता है। तो और अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं को किस तरह कौशल विकास शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर जोड़ा जा सकता है?
जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि शिक्षा जब हम देंगे, डिग्री लेना अपने आप में पूरा नहीं है। जब हम पढ़ते हैं या जब हम खुद भी स्टूडेंट थे तो एक एम, एक उद्देश्य रहता है कि नौकरी के बाद हमें सर्विस मिले, शिक्षा के बाद सर्विस मिले, जो जनरली पूरा नहीं होता था। उसका कारण यही था कि जो इंडस्ट्री की डिमांड थी वो शिक्षा पूरी नहीं कर पा रही थी। तो वो ज़्यादा, जैसे कुछ एक नौकरियां ऐसी थी जो आपको अपने शहर से बाहर जाना है, अपनी स्टेट से बाहर जाना है। जब हम महिलाओं की बात करती है तो महिलाओं को बाहर जाना और मुश्किल होता है। तो इसके लिए ज़रूरत ये थी कि डिग्री नहीं चाहिए थी उनको, जो इंडस्ट्री की कंजम्पशन है जिसको हम बोलते हैं कि जो इंडस्ट्री में ज़रूरत थी उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए। तो आज के समय में जैसे अलग अलग एवेन्यूज़, बहुत एवेन्यूज़ हमारे पास ओपन है, और उन एवेन्यूज़ को ध्यान में रख के जो मार्केट ड्रिवन जो प्रशिक्षण है वो महिलाओं को दिया जाए। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी, जैसे अगर हम अपने एफ़र्ट्स देखें तो 2013 में जब रूसा के अंतर्गत जब CBCS सिस्टम आया तो हर सब्जेक्ट में, हर विषय में कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया। जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे पढ़ते थे उसको हम कहते थे SCC, स्किल एनहांस्ड कोर्सेज। उसमें किसी स्किल के लिए बच्चों को तैयार किया जाता था, लेकिन सर्टेनली उसका लिंक भी इंडस्ट्री के साथ नहीं था। वो किसी विषय में उसको तैयार करने के लिए वो स्किल किया जाता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि डिग्री आपके पास, ग्रेजुएशन या आपकी PG की डिग्री हो, उसके साथ आपके पास कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी दक्षता हो जिसमें आप डिग्री भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसमें आपकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है, या आपकी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। मान लो जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश का हमारे पास SCC है, उसमें बच्चों को बोलना आए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उनकी लिसनिंग स्किल्स हो, उसके आधार पे उन्हें रोज़गार मिले, उस स्किल के आधार पे उन्हें रोज़गार मिले, ना कि उनकी डिग्री देख के उनको रोज़गार मिले। तो इसी तरह का जो एक डिज़ाइंड करिकुलम, जो एक सिलेबस बना होता है, उसमें उनको तैयार किया जाता है। लेकिन आज के समय में क्योंकि डिग्री से बाहर भी बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स से बाहर भी बहुत सारे अलग से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, ये ध्यान रख के कि ये मुझे एम्प्लॉयबल बनाएगा या इससे मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जी, जैसे कि आपने कहा कि आज के संदर्भ में देखा जाए तो दक्षता होना बेहद ज़रूरी है। तो देश के पर्सपेक्टिव में हम जानना चाहेंगे आपसे कि देश के विकास में किस तरह महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं और किस तरह सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपना प्रयास कर रही है। इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि पहले तो ये कि हम कहते हैं कि आधी पॉपुलेशन वर्ल्ड ओवर, आधी पॉपुलेशन इंडिया की बात नहीं है या हिमाचल की बात ना करें, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो लगभग आधी पॉपुलेशन जो है महिलाओं की है। तो अगर हम कहेंगे कि आधी पॉपुलेशन को अगर हम उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जिसको हम कहते हैं वो नहीं हुई, आर्थिक उसमें अगर फील्ड में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि देश की प्रगति और देश की वृद्धि होना संभव नहीं है। आधी पॉपुलेशन को अगर हम बिना काम से छोड़ दें तो ज़रूरत ये है कि महिलाओं को भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में या लेबर फोर्स में उनको भी इंक्लूड किया जाए। महिलाओं के पास भी ऐसी क्षमताएं, ऐसी योग्यताएं या ऐसी दक्षताएं या कौशल हो ताकि वो रोज़गार ले सकें। तो इसके लिए आज, पहले तो हम कहते थे कि महिलाओं का विकास होगा, अब हम कहते हैं महिलाएं विकास में है, यानी कि वो भागीदारी है उनकी कि विकास के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो उसमें दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। एक ये कि उनका लेबर फोर्स में आना, यानी कि कामकाजी महिलाएं हो, उनका कंट्रीब्यूशन परिवार से निकल के बाहर अपना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो, वो लेबर में कंट्रीब्यूट करे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, ये बहुत ज़रूरी है। तो सरकार के जो एफर्ट है, इसीलिए जैसे आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसके अंडर जो स्किल इंडिया मिशन है उसमें प्रेफरेंसेस जो है विमेन के लिए दी जाती है। और आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं तो उसमें यही किया जाता है कि विमेन को दक्षता प्रदान की जाती है ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो और अर्न कर सके। तो एक तरह से तो ये हुआ कि वो अर्न कर रही है, दूसरा ये हुआ कि उसका कंट्रीब्यूशन हुआ, उसको एक सेल्फ एस्टीम है उसका वो हाई हो जाएगा कि मैं काम कर रही हूँ, देश के लिए काम कर रही हूँ, वो मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं का योगदान जो है, इसको सरकार ने भी बहुत सारी जो स्किल इंडिया मिशन के अंडर
15,000 ITIs जो है उसमें 15,000 कैंडिडेट को ट्रेन करना है। उसमें जो टारगेटेड ग्रुप है उसमें महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाना ज़रूरी है। और ITI में कुछ ऐसे सेक्टर्स जो महिलाओं से संबंधित है, जैसे हम कह सकते हैं कि ब्यूटी है, वेलबींग है और हेल्थ केयर है या एजुकेशन है, जो यानी कि जो महिलाओं से रिलेटेड सेक्टर है उसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उसके लिए उनको रोज़गार दिया जाए। इसके अलावा जो और सरकार के जो एफर्ट है उसमें जैसे माइक्रो फाइनेंसेस जो है, अगर छोटे मोटे उन्होंने उद्योग स्थापित करने हैं तो उसके लिए उनको माइक्रो फाइनेंस किया जाता है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है ताकि वो जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं हुई तब तक उनके पास कम से कम इकोनॉमिक जो एक क्रंच है वो फेस उनको ना करना पड़े। तो ये सरकार के ही एफर्ट रहे हैं कि महिलाओं को भी रोज़गार में या स्किल किया जाए और उनको रोज़गार प्रदान किए जाए। यानी कि आज सरकार की तरफ से तमाम कोशिश हो रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जाए। तो ऐसे में महिलाओं की क्या जवाबदेही रहती है कि किस तरह से वो इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सही दिशा में कार्य करें? इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि जो भी स्कीम्स या इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के हैं वो महिलाओं तक जा सके, दूर दूर, जिसको हम कहते हैं कि फार फ्लंग एरिया में भी जो विमेन रह रही हैं उन तक वो प्रोग्राम पहुंच सके। क्योंकि कई बार होता ये है कि सरकार अपनी स्कीम्स बना देती है, योजनाएं बन जाती है, इनिशिएटिव होते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक पहुंचना चाहिए। तो पहला प्रयास तो सरकार की तरफ से ये होना चाहिए कि जो भी योजनाएं बनी है वो कम से कम उन महिलाओं तक पहुंचे जो एक टारगेटेड ग्रुप है, और उसकी अवेयरनेस के लिए अलग अलग तरह से जैसे मीडिया को एंगेज किया जा सकता है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है या उनको इंसेंटिव दिए जा सकते हैं कि उस तरह का रोज़गार में वो शामिल हो। जी, जैसा कि आपने कहा सरकार प्रयास करे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी HPKVN जो है वो अग्रसर है। ये क्या है और किस तरह से ये भी महिलाओं को नई राहें और अवसर प्रदान कर रहा है? HPKVN जो है वो स्किल इंडिया मिशन के अंडर जो स्टेट का मिशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। तो हिमाचल में जो HPKVN है वो 2015 से शुरू हुआ, जिसका जो रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2013 में। इसका काम यही है, पूरा एक निगम है जिसका काम है कि जो लर्नर सेंट्रिक मार्केट को प्रोड्यूस करे या ये पहचाने, ये रिसर्चेज हो, ये फाइंड आउट किया जाए कि किन जगह पे किन क्षमताओं की या किन कौशल की ज़रूरत है, तो वो मार्केट सर्च करें और उस तरह जो मार्केट की नीड है उसके बेस पे प्रशिक्षण दिया जाए। तो HPKVN का हमारी स्टेट में जो कम्प्लीटली आजकल जो जितने भी स्किल के प्रोग्राम है, चाहे वो सर्टिफिकेट है चाहे डिप्लोमा कोर्सेज़ है, वो HPKVN दे रहा है। और एक चीज़ और बता दूं कि स्टूडेंट के जैसे महाविद्यालय में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ चलते हैं। वो अपनी डिग्री के साथ ऐड ऑन कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें जैसे अगर मैं RKMV की बात करूं तो उसमें हमारे पास EEE है या अपैरल मर्चेंडाइजिंग है। तो एक वो टारगेट ग्रुप डिसाइड करते हैं और बैचेस डिसाइड करते हैं कि कितने बैच को वो ट्रेन कर सकते हैं, उनका अपना टारगेट रहता है और वो प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मिलता है और अदर देन डिग्री कोर्स वो उनके पास होता है। तो बाय द टाइम वो उनकी डिग्री या ग्रेजुएशन होती है, उसके साथ साथ उनके पास एक ऐसा कौशल, ऐसा सर्टिफिकेट उनके हाथ में होता है जो उनको रोज़गार देने के लिए एक सुनिश्चित करता है कि उनको रोज़गार मिलेगा। जी, जैसे कि आपने कहा कि आप महाविद्यालय में कन्याओं को अग्रसर कर रही हैं आत्मनिर्भरता की ओर, तो यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि RKMV जो है वो प्रदेश में मात्र एक ऐसा महाविद्यालय है जो कन्याओं के लिए समर्पित है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे वहाँ पर आप किस तरह से कन्याओं को आत्मनिर्भरता की ओर प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं और कौन कौन सी योजनाएं जो हैं खासकर छात्राओं के लिए सरकार की ओर से प्रदान की जा रही हैं? प्रशिक्षण एक चीज़ है, लेकिन उसके बाद बच्चों की प्लेसमेंट होना, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका एक्सपोजर इतना नहीं होता कि वो खुद कांटेक्ट कर सके। तो इसके लिए कॉलेज में, RKMV में नहीं, सभी कॉलेजेस में एक सेल बना होता है, एक कोष होता है, उसका नाम होता है काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल। तो उसका जो टाई अप होता है वो HPKVN के साथ भी है। HPKVN भी वो अपॉर्चुनिटी देता है। अदरवाइज़ बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी एजेंसीज़ ऐसी होती हैं जो MOU साइन करती है। तो RKMV के पास भी 5 MOUs है और उन MOUs में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कि जब भी आपके वहाँ कोई रोज़गार निकलेंगे तो हमारे बच्चों को आप पहले कांटेक्ट करेंगे। तो जो काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल होता है
वो टाइम टू टाइम कंपनीज़ हमें अप्रोच करती है कि जैसे हमें 300 बच्चों की ज़रूरत है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेंड हो, तो उनकी रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद एक प्लेसमेंट ड्राइव, हम जिसको कहते हैं प्लेसमेंट ड्राइव होता है, उसमें अगर हमें लगा कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर स्टूडेंट का है तो वो सिर्फ अकेले एक कॉलेज का होता है, या कई बार ऐसे कौशल होते हैं, ऐसे स्किल्स है, जैसे मान लो कंप्यूटर का है। अब हमारे पास कंप्यूटर के अगर 200 बच्चे ट्रेंड है और रिक्वायरमेंट है 300 बच्चों की, तो हम हिमाचल के बाकी कॉलेजेस से भी बच्चों को जोड़ते हैं और उस ड्राइव में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं। तो उसमें पूरा आपका जॉब रोल क्या होगा, कितना आपकी पे होगी, कहाँ आपकी प्लेसमेंट होगी, इस तरह का जो पूरा डिटेल है वो उन ड्राइव में दिया जाता है। और जिन बच्चों की सिलेक्शन होती है देयर एंड देन उनको चूज़ करके उनकी प्लेसमेंट जो है वो कॉलेज के थ्रू होती है और जो उनके अपॉइंटमेंट लेटर है वो कॉलेज तक आते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव कॉलेज लेवल पे हम लोग खुद करते हैं। और HPKVN से अगर कोई कांटेक्ट करती है कोई कंपनी या एजेंसीज जिनको रिक्वायरमेंट है जिनकी, तो वो भी उनके थ्रू भी हमारे को अप्रोच करते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव रहता है सरकार की ओर से भी। बाकी टाइम टू टाइम जो हमारा डायरेक्टरेट है, अगर कोई कंपनी या एजेंसी उनको कांटेक्ट करती है तो उनका भी एक सर्कुलेशन आता है कि सारे बच्चे जो इस स्किल के लिए ट्रेंड है या इस में ट्रेनिंग लिए हैं उनको कांटेक्ट करके कि आप उनको बच्चों को जोड़ें और एक प्लेसमेंट ड्राइव जो है वो कॉल कैंपस लेवल पे ही प्लेसमेंट ड्राइव होगी। अभी रिसेंटली हमारे कम से कम 40 बच्चों को प्लेसमेंट हुई और उनका नॉर्थ इंडिया में ही उनका जो वर्क प्लेस है वो नॉर्थ इंडिया में है और जॉब रोल जो है उनका अपैरल मर्चेंडाइजिंग में जो है वो जॉब रोल रहा है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि आपके हाल ही में आपके महाविद्यालय से प्लेसमेंट्स हुई हैं, तो ऐसे में आप किस तरह से कन्याओं को, छात्राओं को प्रशिक्षित करती हैं, ग्रूमिंग उनकी की जाती है जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके और इन सभी प्लेसमेंट्स में अपने आप को सही से अच्छे से फिट कर सकें? उसके लिए वो स्किल्ड होगी, जैसे जो उनका टारगेट ग्रुप रहता है ऑलरेडी वो स्किल्ड रहेंगे। लेकिन हम लोग खासकर जैसे जो काउंसलिंग सेल होता है उनका एक काम ये भी होता है कि वो उनको ट्रेंड करे कि आपका अगर प्लेसमेंट ड्राइव है तो आपका इंटरव्यू में आपको कैसे अपीयर होना है या क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, आपकी क्वेरीज क्या क्या हो सकती है। क्योंकि बच्चे जब ड्राइव में पार्टिसिपेट करेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वो विजुलाइज नहीं कर सकते, जो कॉलेज लेवल पे हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं लेकिन बच्चे विजुलाइज नहीं कर सकते। तो उस तरह का जो उनकी एक काउंसलिंग है वो इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले या उस ड्राइव से एक दिन पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है और पूरा जॉब रोल के बारे में भी उनको बताया जाता है बिफोर हैंड, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। अगर कई बार फैमिली को कंसल्ट करना है तो वो कंसल्ट कर सके। तो इस तरह की ट्रेनिंग दक्षता के अलावा, कौशल के अलावा उनकी एक काउंसलिंग का होना, कई बार जैसे बच्चों को लगता है कि हमने स्टेट से बाहर नहीं जाना, तो कई बार उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि स्टेट से बाहर जाने से क्या बेनिफिट उनको हो सकते हैं या किस तरह से वो स्टेप इन कर सकते हैं इन फील्ड्स में। तो इस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है जो टाइम टू टाइम कॉलेज देता रहता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि आप काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम देश को देखें, हमारे देश में खासकर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है और ऐसी कई प्राचीन जो विरासतें हैं हमें सहज ही मिल गई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चंबा का जो रुमाल है, उसके लिए यहाँ की जो ललिता वकील जी हैं उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ऐसे ही बहुत सारे जो कौशल है जिनके माध्यम से महिलाएं जो हैं, आज की जो हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं वो अपना जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकती हैं। तो कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जो ग्रामीण स्तर पर भी महिलाएं अपना कर उसमें दक्षता प्राप्त कर अपने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकती हैं? अगर मैं हिमाचल की बात कहूँ तो हिमाचल के ट्रेडिशनली जो चीज़ें यहाँ बनती थी उनमें महिलाओं को जो प्रशिक्षित किया जा रहा है, ये कोई नया इनिशिएटिव नहीं है। लेकिन आज क्या जो ज़रूरत वो है कि उनको अपस्किल करना, मतलब आजकल मार्केटिंग होना, उनकी जो उनके प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग करना और जिस तरह की जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को प्रशिक्षित करना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो ऑलरेडी इसके साथ जुड़ी हैं। उसकी मार्केटिंग करने के लिए सरकार को भी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि उसकी मार्केटिंग या उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए सरकार एफर्ट करे, जो कर भी रही है। उसके साथ साथ जैसे MOU साइन हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केट है आज सबका एक्सपोजर मार्केट
मार्केट का नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर है, खासकर आज के टाइम में जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो इनके थ्रू आपका ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत हो रही है। तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट हो, उनकी मार्केटिंग हो, उनकी एडवर्टाइजिंग हो, वो पब्लिक डोमेन में आए कि ये जो है वो मार्केटिंग पॉसिबल है। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम किस तरह का कौशल दे सकते हैं, तो उसमें मैं कहूँगी कि ऑलरेडी जैसे बुटीको है, उनकी बुटीको कुल्लू की शॉल जो है बड़ी फेमस है। कहीं भी आप वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे भी जाएंगे तो हम पहचान सकते हैं कि ये कुल्लू की शॉल है और उसकी मार्केटिंग भी हो रही है। इसी तरह जो लोकल प्रोडक्ट है, जैसे हमारे कुल्लू में पूले हैं और किन्नौरी शॉल है, टोपियां हैं किन्नौर की, और इसी तरह खाने पीने के भी बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे आ रहे हैं और उस तरह की चीज़ें बना रही है। सिड्डू आज वर्ल्ड ओवर सबको पता है कि सिड्डू है क्या, तो ये एक कौशल और महिलाओं के पास है और उसमें उनकी मार्केटिंग हो, उनके साथ MOU हो और ई-मार्केटिंग का फ़ायदा उठा के हमारी स्टेट के प्रोडक्ट है लेकिन उनको बाहर बेचा जाए, उसको पॉपुलराइज़ किया जाए। ये हर एक व्यक्ति का और ख़ासकर गवर्नमेंट का या प्राइवेट एजेंसी इसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं। जी, जैसे कि मैम आप बहुत समय से शोध कार्य से जुड़े हैं और ख़ासकर ऐसे विषय हैं जो कि महिलाओं से संबंधित है। थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालें, किस तरह के विषय आप उजागर करती हैं, और जिस तरह की हाल ही में आपकी एक पुस्तक यानी कि वुमेन इन 21st सेंचुरी का प्रकाशन हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कुछ तो ये नेचुरल ही रहा है, विमेन के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे को उठाना और उनके साथ जुड़ना, क्योंकि जब मैंने PhD की थी उस वक्त बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आदमी को नहीं होती स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन मेरी PhD जो है, PhD की डिग्री भी मेरी महिलाओं के मुद्दे पे हैं। उसमें था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन, कि अगर रोज़गार, महिलाओं के पास रोज़गार है तो उसके परिवार में क्या चेंजेस और क्या परिवर्तन आ सकते हैं, या कैसे वो अपने आप को सशक्त मान सकती है अगर उसके पास रोज़गार है। उसके बाद जितनी भी मेरी पब्लिकेशंस है या जिसको हम कहते हैं एकेडमिक राइटिंग्स हैं, उन सब में कहीं ना कहीं महिला जुड़ी है, जैसे डिसेबिलिटी एंड विमेन, टूरिज़्म एंड विमेन, ट्राइब्स एंड विमेन, तो हर जगह विमेन के इशू, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं एक महिला होने के नाते, जिस तरह से, जिस सेंसिटिविटी के साथ मैं महिलाओं के मुद्दों को समझ सकती हूँ, शायद मैं और कोई, क्योंकि मैं एकेडमिक में भी उसके साथ जुड़ी हूँ और उसके बाद राइटिंग भी बहुत है, मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से उनको समझ सकती हूँ और उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके से रिलेटेड जो चैलेंजेस उनके पास है, उसको समझना मेरे लिए शायद और आसान है महिला होने के नाते। तो मेरी जितनी भी राइटिंग्स है वो वेमेन पे हैं। अभी लेटेस्ट जो बुक है विमेन इन 21st सेंचुरी, उसमें यही है कि आज की महिला को अपने में क्या परिवर्तन लाने की ज़रूरत है ताकि वो फिट इन हो 21st सेंचुरी में, क्योंकि हम देखते हैं कि आज बहुत सारा सीनेरियो चेंज हो गया है। तो उस सीनेरियो में वो अपने आप को कैसे मिसफिट ना हो, कैसे फिट रहे, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इसी तरह जब सेंटर में गवर्नमेंट बनी थी मोदी की, तो एक मुझे रिक्वेस्ट आया कि आपको मोदीज़ ब्लूप्रिंट एक बुक निकली है कि उसमें आपको विमेन कंसर्न के बारे में लिखना है। तो उसमें मैंने विमेन के सारे इश्यूज़ की क्या 21st सेंचुरी के लिए विमेन को कैसे प्रिपेयर होना है, उससे रिलेटेड उसमें एक चैप्टर जो है उसका, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज हम देखते हैं वैश्विक दौर जो चल रहा है, इसमें महिलाओं को किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर सभी के साथ वैश्विक स्तर पर भी अपना जो कार्य किस तरह से महिला कर सकती हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए यही है कि आज तक जैसे महिलाओं को जनरली माना जाता था कि चार दीवारी में बंद रहेगी, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हाफ द वर्ल्ड इज़ अंडर द स्काई इज़ दैट ऑफ विमेन। तो इसको विमेन का ही अगर योगदान नहीं होगा तो किसी भी देश की प्रगति होना संभव नहीं है। तो विमेन को इन्वॉल्व करना, लेबर फोर्स में जाना, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनका रहे, वो ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए क्योंकि विमेन के कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें जो विमेन स्पेसिफिक है, जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक या इंजीनियर्स जो है विमेन कम होगी, लेकिन आज के समय में कोशिश ये की जा रही है सरकार की ओर से भी और पर्सनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर से भी, ये सभी की कोशिश है कि कोई भी फील्ड ऐसा ना रहे जिसमें विमेन ना हो, क्योंकि उनका हर चीज़ को देखने का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। विमेन का पर्सपेक्टिव अपना है। जैसे इवन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अगर महिलाओं के मुद्दे उठाने हो तो जो एक महिला समझ सकती है शायद और कोई नहीं समझ पाएगा। तो ज़रूरत यह है कि महिला का पर्सपेक्टिव देने के लिए महिलाओं का हर जगह होना ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगी कि जब कौशल और रोज़गार की बात होती है तो महिलाओं को
पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना होगा। जी, आपने बहुत अच्छे से कहा कि महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना होगा। तो हम देखते हैं कि तमाम तरह की सुविधाएं और प्रशिक्षण आजकल महिलाओं को मिल रहा है। ऐसे में अपने कर्म के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो कितना ज़रूरी है महिलाओं की तरफ से? देखो, इनिशिएटिव तो ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्सेस ही है, अपना भी महिलाओं का अपना इनिशिएटिव भी है। हर महिला आज चाहती है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी पर निर्भर ना होना पड़े। यही नहीं है, आज के समय में बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं जो जहाँ एक परिवार में जो एक महिला कमा रही है वो पूरे परिवार को भी पाल रही है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने फैमिलियर रोल, परिवार की भूमिका के साथ साथ वो बाहर भी उसका कंट्रीब्यूशन आज के समय में है। जी, डॉक्टर रुचि रमेश, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने महिलाओं को किस तरह से कौशल के प्रति सजग रहना है और योजनाओं का लाभ उठाना है, उसके प्रति आपने महिलाओं को बहुत अच्छे से बताया, गाइड किया। और आशा करते हैं आप इसी तरह से जो आप क्योंकि महाविद्यालय से जुड़ी हैं तो छात्राओं का मार्गदर्शन करती रहेंगी, उन्हें भी सजग करती रहेंगी। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थी आज हमारे साथ डॉक्टर रुचि रमेश, जो कि RKMV शिमला में बतौर प्राचार्य अपनी सेवाएं दे रही हैं और कन्याओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।